नमस्कार साथियों। आज मैं आपके समक्ष एक नया वीडियो आयुर्वेद जो टॉपिक है उस पर लेकर आया हूँ। इससे पहले मैंने आपके सामने योग और नेचुरोपैथी पे बात की थी और बहुत जल्द मैं आपके बीच इंडियन न्यूमरल सिस्टम और मैथमेटिक्स और साथ ही साथ साइंस एंड टेक्नोलॉजी इन एंशिएंट इंडिया पर वीडियो लेकर आऊंगा। लेकिन इस आज का जो टॉपिक है वो है आयुर्वेदा। और आयुर्वेद जो है जिसके बारे में हम आज बात करेंगे। और जैसा आप जानते हैं कि आयुर्वेद आ, उतना ही प्राचीन है जितना कि हमारा ऐतिहासिक काल। यानी कि इसकी सबसे पहली जो जानकारी मिलती है वो हमको ऋग्वेद में, और ऋग्वेद के उपवेद आयुर्वेद में भी इसकी जानकारी मिलती है। साथ ही साथ अथर्ववेद में इसकी विस्तार से चर्चा की गई है आयुर्वेद के बारे में। और तमाम बौद्ध और जैन ग्रंथों में भी रोग और रोग के संबंध में निदान यानी कि आयुर्वेदिक चिकित्सा पद्धति के बारे में जानकारी मिलती है। साथ ही साथ आप ये जो दृश्य देख पा रहे हैं इसमें देखते हैं भगवान धन्वंतरी जैसे ऋषि मुनि जो हमारे थे, और उन और चरक संहिता और सुश्रुत संहिता की बात करते हैं। तो ये एक चित्र। और भारत में यदि हम बात करें तो दो दो चीजें हैं। जैसे मैंने कहा कि ऐतिहासिक काल की बात करते हैं तो हम देखते हैं कि आयुर्वेद में इसकी जानकारी मिलती है, और ऋग्वेद में जानकारी मिलती है, अथर्ववेद में जानकारी मिलती है। लेकिन यदि हम इसके अलावा और चीजों को हम जाते हैं और विस्तार में जाते हैं तो हम ये पाते हैं कि आयुर्वेद के फाउंडेशन का उसके का जो श्रेय जाता है वो भगवान धन्वंतरी को जाता है। और उनको अमरता के देवता के रूप में हम जानते हैं। और इसके अलावा भारत में यदि हम बात करें आयुर्वेदिक चिकित्सा की बात करें तो उसमें जो दो प्रमुख नाम आते हैं वो है चरक और सुश्रुत। चरक ने चरक संहिता लिखी और सुश्रुत ने सुश्रुत संहिता, और इस पर हम आगे बात करेंगे। और साथ ही साथ आप अब यदि हम बात करें भगवान धन्वंतरी की तो उन्हें माना जाता है कि वो देवताओं के चिकित्सक थे। और उन्होंने ही आप कह सकते हैं कि सुश्रुत और अन्य जो ऋषि मुनि थे उनको आयुर्वेद का ज्ञान दिया। और उन्होंने और धन्वंतरी का मानना ये है कि उनका मानना था कि इस ब्रह्मा ने मानव जाति के निर्माण के पहले ही आयुर्वेद की रचना की। ये धन्वंतरी का मानना। और धन्वंतरी ने ऋषियों के अनुरोध का मतलब जब ऋषियों ने कहा कि उनको ज्ञान ये करें तो उन्होंने ब्रह्मा ने कि आयुर्वेद को 8 प्रभागों में शल्य, शलाक्य, काय चिकित्सा, भूत विद्या, कौमार भृत्य, अंगत तंत्र, रसायन तंत्र और वजीकरण तंत्र में पुनर्गठित किया। और कह सकते हैं कि प्रत्यक्ष यानी परसेप्शन और आगम यानी कि आगम अथॉरिटिव स्क्रिप्चर और अनुमान इन्फरेंस एंड उपमान एनालॉजी की बात की। और इस तरीके से एक प्रकार से कह सकते हैं आयुर्वेद को के विस्तार में जाकर जो ऋषि मुनि थे उनको आयुर्वेद के बारे में जानकारी दी। इसके अलावा ऋग्वेद के अनुसार के अनुसार इंद्र और अश्विनी कुमार की चिकित्सा का ज्ञान था, ऐसा माना जाता है। ऋग्वेद में एक देवता सोम को ऊर्जा और अमरता का देवता माना गया है। और सोम एक प्रकार का पौधा था जिससे कह सकते हैं कि आदमी लंबे जीवन के लिए या दीर्घायु होने के लिए उसका सेवन करता था। और सोम रस का सेवन कई रोगों के इलाज के लिए किया जाता था। और इसे माना गया है कि किंग ऑफ द मेडिसिन के रूप में सोम को माना गया है। और ऋग्वेद में सोमरस कैसे बनाया जाए उसके तरीके के बारे में भी जानकारी मिलती है। हालांकि वर्तमान में जो हमारे बॉटनिस्ट हैं, जो स्कॉलर्स हैं, वो ये एक्चुअल सोम कौन सा पौधा है या सोमरस कैसे बनेगा इसको बताने में असमर्थ हैं। लेकिन सोमरस का महत्व प्राचीन काल में रहा है। इस प्रकार से हम देखते हैं कि ऋग्वेदिक काल से ही, जिसको हम भारत में ऐतिहासिक काल मानते हैं, वहां से ही आयुर्वेद की जानकारी मिलती है। इसके अलावा अब हम बात करें कि जो हमारे यहाँ आयुर्वेद की जो परंपरा स्थापित रूप से देखते हैं उसमें हम ऋषि अत्रि के पुत्र आत्रेय को हम देखते हैं एक महान चिकित्सक के रूप में। और उन्होंने आत्रेय संहिता ये किताब लिखी जो आयुर्वेद से संबंधित थी। इसमें खास करके उन जड़ी बूटियों के बारे में, उन चिकित्सा पद्धति के बारे में बात की गई है। और
जो चरक संहिता है, जो भारत में का माना जाता है कि सबसे बहुत महत्वपूर्ण किताब है, उसमें ऐसा माना गया है कि आयुर्वेदिक चिकित्सा में तर्क संगत जो भावना है आत्रेय के साथ शुरू होती है। मतलब ये बात हमको जानकारी मिलती है चरक संहिता में, जो चरक बता रहे हैं कि आत्रेय ही जो थे वो इस आयुर्वेद की जो परंपरा है, जो सुगठित परंपरा है, उसको स्थापित करने का श्रेय उनको जाता है। इसके अलावा आत्रेय के जो और शिष्य हुए, प्रसिद्ध शिष्य अग्निवेश हुए, हेला हुए, जातुकर्ण हुए, पराशर हुए, हरित हुए, ये सारे उस परंपरा का निर्वहन किया। तो जब हमें इस चीज़ को लिखना है, आयुर्वेद के बारे में जब आपको आंसर लिखना होगा, तो आपको ये बताना होगा, जैसे कि एक परंपरा है जो ऋग्वेद काल से स्टार्ट हो रही है। दूसरी बात धन्वंतरी की बात आती है, जो बताते हैं कि ब्रह्मा ने मानव जाति के निर्माण के पहले आयुर्वेद की रचना की। और दूसरी जो बात है कि भगवान धन्वंतरी ने जिन शिष्यों को, जिन अपने ऋषि मुनियों को जो ज्ञान दिया आयुर्वेद का, उस परंपरा में यदि हम देखें तो ऋषि आत्रेय का नाम आता है। और ऋषि आत्रेय के बाद यदि हम बात करते हैं तो अग्निवेश का नाम आता है, भेला का नाम आता है, जातुकर्ण, पराशर, हरित, ये नाम है जो जिन लोगों ने आयुर्वेद की परंपरा को भारत में बढ़ाया। और आपको ध्यान होगा, और आपने जब पढ़ा होगा महाजनपद काल आपने पढ़ा, तो इसमें आपको ध्यान होगा कि 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में तक्षशिला विश्वविद्यालय की चिकित्सा अध्ययन का केंद्र था। वहाँ पे जैसे मैंने आपको बताया था इंडियन एजुकेशन सिस्टम में कि तक्षशिला जो है एक बड़ा मतलब भारत की सुदृढ़ परंपरा रही है शिक्षा की, शिक्षा प्रणाली की। और तक्षशिला में तमाम प्रकार की शिक्षाएं दी जाती थी, उसमें से एक चिकित्सा की बात भी होती। वहाँ पे एक प्रसिद्ध चिकित्सक थे जीवक, जिसका नाम आप सब उनसे परिचित हैं, जो महाजानपद काल में उनके बारे में जानते हैं। और जीवक जो थे मगध के राजा बिंबिसार के दरबार से राजगृह आए थे, और उनको बचपन से ही और उनका बारे में ये कहा गया कि जीवक के जो राजा थे वो एक प्रकार से शाही चिकित्सक के रूप में उनकी नियुक्ति हुई थी। और उन्होंने अवंती के जो राजा थे उस समय जिनको जॉन्डिस हुआ था, यानी पीलिया हुई थी, उसको ठीक किया था। इसके अलावा ये माना जाता है के बारे में कहा जाता है कि उन्होंने सिर और पेट का भी माइनर ऑपरेशन किया था। और इसके अलावा गौतम बुद्ध के और उनके अनुयायी के से अनुयायियों से जीवक जो है वो जुड़े हुए थे। तो इस तरीके से भारतीय परंपरा में बहुत सारे ऐसे चिकित्सकों के नाम, आयुर्वेदिक चिकित्सकों के नाम हमको मिलते हैं। यदि हम आगे इस परंपरा की बात करें तो हमको चरक कह सकते हैं कि जो जितने भी चिकित्सक हुए, उनमें से सबसे महान चिकित्सक जो थे वो चरक के रूप में हम जानते हैं। और जो ओरिएंटलिस्ट जो है सिल्वन लेवी, और उनका मानना है कि चरक सेकंड सेंचुरी दूसरी शताब्दी में कनिष्क के दरबारी चिकित्सक थे। लेकिन बहुत सारे इतिहासकार इससे मत विभिन्नता रखते हैं। कुछ मानते हैं गुप्तकालीन थे, तो खैर हम उस विवाद में ना पड़े। और मैं ये कहना चाहूंगा कि जिस काल में भी, चाहे वो प्रथम शताब्दी ईस्वी में रहे हों या चौथी पांचवी शताब्दी के आसपास चरक संहिता की बात हो, तो चरक का जो इम्पोर्टेंस है आयुर्वेदिक चिकित्सा को, वो बहुत महत्वपूर्ण है। और ये माना जाता है कि चरक संहिता जो है ऋषि अग्निवेश ने जो काम किया था उसी को आगे, और जो कि आत्रेय के शिष्य थे उसी को आगे बढ़ाया। और इसी प्रकार से हम देखते हैं कि जो चरक संहिता है, और इसको लेकर पश्चिमी देशों में बहुत काम किया गया है, बहुत रिसर्च किया गया है। और आज आयुर्वेद न केवल भारत में, भारत के बाहर भी बहुत ज्यादा अ, प्रचारित है। और यदि हम बात करें कि चरक ने आज चिकित्सा जैसे आज आज जो मेडिसिन का जो सिलेबस होता है उसमें बहुत सारी अलग अलग उसके भाग होते हैं, उसी प्रकार से चरक संहिता जब हम पढ़ते हैं, और चरक ने भ्रूण विज्ञान यानी कि एम्ब्रोयोलॉजी, एनाटॉमी ऑफ ह्यूमन बॉडी, फंक्शन ऑफ द बॉडी ऑर्गन्स, ये सारी चीजों पर बात की है। शरीर के जो वायु, पित्त, कफ, और इसके अलावा एंटियोलॉजी, पैथोलॉजी, और कैसे उसका प्रोग्नोसिस कैसे होगा, ट्रीटमेंट कैसे होगा, डायग्नोसिस कैसे होंगे, ये सारी चीजों पर कि चिकित्सा पद्धति कैसी होगी, उसको उसके बारे में विस्तार से चरक ने लिखा है। और चरक संहिता जो है जैसा हम कहते हैं कि बच्चे के जन्म के समय गर्भ में आने से गर्भाधान से लेके उसके जन्म तक के उसके सारे डेवलपमेंट के बारे में स्टडी की गई है। इसके अलावा शरीर ज्ञान में या 5 मौलिक तत्व जिसको पृथ्वी, वायु, जल, अग्नि, ईथर
को स्वीकार किया गया। इसके अलावा मानव शरीर में रस, रक्त, मांस, वसा, अस्थि, मज्जा और वीर्य जैसे पदार्थ धातुओं के रूप में भी मौजूद है। ये ऐसा मानना है आयुर्वेद में। और इन्हीं सब चीजों को लेके उनकी जो चिकित्सा पद्धति है, और जैसे कहा गया कि भोजन धातुओं का पोषण करता है, और फूड नरिशेस द धातुज एंड मेंटेन द इक्विलिब्रियम। तो ये बात की गई है कि शरीर में और इसी से शरीर हिष्ट पुष्ट होगा, और इस धातु के महत्व को बताया गया है। इसके अलावा शरीर के अंदर 3 देह द्रव्यों की भूमिका के बारे में बात की गई है और खराब कार्यकारण माना गया है। इसके अलावा हम बात करें कि जो सबसे इम्पोर्टेंस जो दिया है चरक ने, वो रोगी की उचित परीक्षा, यानी प्रॉपर उसका डायग्नोसिस होना चाहिए। यानी किसी का ट्रीटमेंट करना है तो उसके पहले रोग की क्या कारण है, उसके क्या लक्षण है, उसको जानना जरूरी है। जब हम इसको जान लेंगे, समझ लेंगे, तभी हमको उसके ट्रीटमेंट की तरफ बढ़ना है। चरक इस मामले में बहुत सावधानी बरतते हैं। और चरक का मानना है कि जो रोगों का इलाज है वो प्रकृति, रोग की जो प्रकृति है उसके हिसाब से उसकी दवाइयां होंगी, उसके हिसाब से उसका ट्रीटमेंट होगा। और इस प्रकार से हम देखते हैं कि चरक का आयुर्वेद चिकित्सा में बड़ा योगदान। इसके बाद जो नाम आता है, आप सभी परिचित हैं, सुश्रुत का नाम आपने सुना हुआ है, और उनको कहा जाता है कि फादर ऑफ सर्जरी। तो सर्जरी यानी कि जो एक महान सर्जन के रूप में हम भारत में उनको जानते हैं। और उन्होंने जो किताब लिखी थी सुश्रुत संहिता, और उसके माध्यम से हम समझ पाते हैं कि जो शल्य चिकित्सा है, यानी कि जो सर्जरी है कैसे होती है, उसके क्या प्रोसेस होंगे। और सुश्रुत ने बहुत डिटेल में सर्जरी के दौरान, जो शल्य चिकित्सा के दौरान लगने वाले जो इंस्ट्रूमेंट्स हैं, जो उपकरण है, शल्य उपकरण है, उनके बारे में जानकारी दी है, और अपने विद्यार्थियों को उसको लिए प्रशिक्षित किया कि कौन सा उपकरण कब किस समय उपयोग करना है। और इसके अलावा उन्होंने अपनी सुश्रुत संहिता में अलग अलग कह सकते हैं कि अ, जो इंस्ट्रूमेंट हैं, जिसमें 20 प्रकार के चाकू, सुई और अलग अलग प्रकार के 26 प्रकार के ड्रेसिंग की वस्तुएं। इसके अलावा सुश्रुत संहिता में मोतियाबिंद का इलाज, मोतियाबिंद जो आंखों की बीमारी होती है, और हार्निया, और बवासीर, फिस्टुला, फ्रैक्चर, ये बहुत सारे अलग अलग जितने भी प्रकार के ऑपरेशन है, जिसको आज मॉडर्न मेडिकल साइंस में जिसकी बात हम आज करते हैं, 21st सेंचुरी में बात हो रही है, 20th सेंचुरी में बात हो रही है, तो उन चीजों को आज से लगभग 2000 साल पहले सुश्रुत अपनी सुश्रुत संहिता में इस पर बात कर रहे होते हैं, और ट्रीटमेंट के प्रोसीजर के बारे में बात कर रहे हैं। और इस न केवल इतना ही कि इसमें जो प्लास्टिक सर्जरी, जो नाक की प्लास्टिक सर्जरी है, पेट का ऑपरेशन है, मोतियाबिंद यानी आंख का ऑपरेशन है, और जो स्टोन होता है, जो रिमूवल ऑफ यूरिनरी स्टोन जो है, तो पथरी का जो इलाज है, इसके बारे में भी उसमें जानकारी मिलती है। उसके 2 इलाज हैं, पहला एक तो औषधीय यानी कि मेडिसिनल ट्रीटमेंट है, सेकंड आपका जो सर्जरी है। ये 2 चीजें, इन सब चीजों को देख के ट्रीटमेंट किया गया। तो देखिए साथियों, मैं अपने पिछली वीडियो में भी जब मैं योग की बात कर रहा था, नेचुरोपैथी की बात कर रहा था, वसुदेव कुटुंबकम की बात कर रहा था, और आइडिया ऑफ भारत की बात कर रहा था, तो मैं एक बात आपसे बार बार कह रहा था कि हम अपने आप को विश्व गुरु कहते हैं। तो क्यों कहते हैं? यही कारण है, ये वो कारण है जिनके कारण हम ये स्थापित करते हैं कि हम क्यों सबसे आगे थे। ये दुर्भाग्य रहा हमारा कि बाद में हम उस चीज को कंटिन्यू नहीं कर पाए, उस लेगेसी को हम कंटिन्यू नहीं कर पाए। लेकिन आप देखिए, चाहे मेडिसिन की बात हो, चाहे योगा की बात हो, नेचुरोपैथी की बात हो, साइंस एंड टेक्नोलॉजी की बात हो, हम बहुत आगे दिखाई देते हैं। तमाम जो तत्कालीन जो दुनिया है, उस समय जो तत्कालीन जो सभ्यताएं हैं, उनसे हम बहुत आगे दिखाई देते हैं। और अंत में सुश्रुत के बाद इसमें मैं बात करूं तो वाघभट्ट का नाम आता है। वाघभट्ट ने आपने सुना होगा, उन्होंने वाघभट्ट भी प्रसिद्ध आयुर्वेदिक चिकित्सक थे, और 6वीं 7वीं शताब्दी के आसपास इनका समय रहा है। और इन्होंने 2 किताबें लिखी जो बहुत महत्वपूर्ण है, एक है अष्टांग हृदय और एक है अष्टांग संग्रह। अष्टांग हृदय यानी कि हार्ट में जैसे धमनी और शिराएं हैं, उनको लेके हृदय के 8 हिस्सों में बटा हुआ है, और उसको कैसे उसमें से ब्लड का फ्लो होता है, कैसे जा रहा है, इन सब चीजों को लेके बात की गई है। यानी कि आज जिसको हम ओपन हार्ट सर्जरी की बात करते हैं, तो मैं सर्जरी की बात तो नहीं कहूंगा, लेकिन हाँ, हृदय से संबंधित बीमारियों के बारे में बहुत विस्तार से अष्टांग हृदय और अष्टांग संग्रह में वाघभट्ट ने किया है।
इसके अलावा और भी जो हमारे प्रमुख चिकित्सक रहे हैं, उनमें माधवकर हैं, वृंदा है, धृतबाला है, ऐसे बड़ी लंबी परंपरा रही है। और आज यदि हम कहें 21वीं शताब्दी की बात करें, तो साथियों आयुर्वेद जो है एक अल्टरनेटिव मेडिसिन के रूप में पूरी दुनिया में आज बहुत ज्यादा रेलेवेंट है, बहुत ज्यादा प्रासंगिकता उसकी बढ़ी है। और आज न केवल भारत में बल्कि पश्चिमी देशों में इसकी डिमांड बढ़ी है। और आज जो लाइफस्टाइल बदल रहा है, तो लोग एलोपैथिक या अंग्रेजी दवाइयों के तुलना में उसके जो अल्टरनेटिव मेडिसिन है, चाहे हम आयुर्वेदा की बात करें, चाहे योगा की बात करें, चाहे नेचुरोपैथी की बात करें, हम उस ओर बढ़ रहे हैं। और न केवल हम भारतीय बढ़ रहे हैं, बल्कि पूरी दुनिया में, खास करके पश्चिमी देशों में ये बदलाव हमें दिखाई दे रहा है। तो साथियों, आज मैंने आयुर्वेद पे बात की है और बहुत जल्द मैं आपके बीच साइंस एंड टेक्नोलॉजी के डेवलपमेंट पे बात करूंगा। और दूसरा जो वीडियो है, इंडियन न्यूमरल सिस्टम एंड मैथमेटिक्स पे बात करूंगा। तो आप वीडियो देखते रहिए, आप अपने कमेंट्स और कुछ जो सुझाव हैं बिल्कुल दीजिए। थैंक यू सो मच।